आम अंधविश्वास हैं जो डर पर आधारित हैं, जैसे अशुभ होने का डर या बीमार होने का डर। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूरी तरह से तर्कों पर टिका हुआ है। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हमारा समाज है, वो डर या भय को तो बहुत आसानी से अपना लेता है, पर तर्क को क्यों नहीं? आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला डायन वाला समझ लेते हैं, फिर इस पे आते हैं कि हम भय को क्यों फॉलो करते हैं, तर्क को क्यों नहीं करते हैं। डायन का मतलब वही, जैसे मैंने आपको केपलर की मम्मी की कहानी सुनाई, जर्मनी में। सिर्फ भारत में नहीं होता, हर जगह होता है। जहां जहां पढ़ाई कम है वहां वहां डायन, भूत प्रेत ज्यादा हैं। और डायन के मामले में ध्यान रखना है, दुनिया भर में केवल महिलाएं मारी गई हैं। इसमें सेक्सिज्म भी है, जेंडर वाला मामला भी है। जैसे बिल्ली के मामले में रेसिज्म भी है। काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली प्यारी है, उसको पालेंगे। काली बिल्ली से वो रेडिएशन होता है न्यूक्लियर टाइप का, जो हमारा दिन खराब कर देती है। डायन में पुरुष कभी नहीं मरते। जैसे इस केस में पुरुष मरे भी हैं, तो क्यों? क्योंकि उसके घर में एक महिला थी, उस पर डायन होने का आरोप था, और उसको मारने के प्रोसेस में सबको ही मार दिया उन लोगों ने। लेकिन वरना आरोप मैंने जब तक सुना है, डायन का महिलाओं पर ही आता है। एक मेलांचल नाम का उपन्यास है, 1950s में लिखा गया था। उसमें भी एक बड़ा, मतलब क्या कहेंगे, प्रसंग है, महत्वपूर्ण प्रसंग है कि एक बूढ़ी महिला है, गणेश की नानी नाम से उसका जिक्र आता है, और गांव के लोगों में बात फैल गई कि यही डायन है, और एक दिन लाठी मार मार के उसको ख़त्म कर दिया। तो बिहार में, झारखंड में भी ये घटनाएं ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ये ट्रेंड ज़्यादा है। तो डायन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि देखो, सारा खेल क्या है कि मनुष्य दिमाग लगाता है कारण ढूंढने पे, क्योंकि कॉजेशन को समझना हमारी फितरत है। हम कारण ढूंढते हैं हर चीज़ का। गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, मान लीजिए कोई पुराना गांव है, पिछड़ा गांव है, पढ़ाई लिखाई किसी ने की नहीं है। एक आध ने की है तो पिट जाता है बेचारा, बोलता है तो कोई उसकी बात सुनता नहीं है। अब क्या हुआ, अचानक एक घर में एक बच्चा बीमार हुआ, मर गया। कुछ हुआ, मान लीजिए डेंगू हुआ, समझ ही नहीं पाए, जब तक समझते उसकी मौत हो गई। प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, वो और दवाई कर रहे हैं, नीम पिला रहे हैं, हल्दी पिला रहे हैं, कि उसको, उनको पता नहीं प्लेटलेट्स क्या होती हैं। प्लेटलेट्स कम होती गई, वो बच्चा मर गया। मच्छर जिंदा है। फिर उस डेंगू के मच्छर ने किसी को काट लिया। 5-6 घरों में एक एक व्यक्ति की बुखार हुआ, 3-4 दिन तेज बुखार हुआ, शरीर टूटा, मौत हो गई। अब ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उसकी वजह मच्छर में ढूंढ पाए, और ये भी समझ पाए कौन सा मच्छर है, और उस मच्छर के काटने से एग्जैक्टली हुआ क्या, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ब्लड का कौन सा हिस्सा प्लेटलेट है, वो कैसे कम होता है, कैसे बढ़ेगा, प्लेटलेट्स कैसे हम ले सकते हैं किसी और से, उनको नहीं पता। वो मोटा मोटा कारण ढूंढ रहे हैं भैया कि ये जो बच्चा मरा है, मरने से पहले कहाँ कहाँ गया था। तो पता लगा कि उस वाले घर में जो बच्चा रहता ना, एक दिन उसकी मम्मी ने अपने बच्चे को भी, इसको भी कुछ खिलाया था। ये बच्चा खेलते वहां चला गया था। तो गांव के लोगों को शक हो गया कि जरूर वो महिला कुछ कर रही है। बाकी जो 4 मरे हैं उनके घरों से पूछेंगे, हो सकता है वो बच्चे ना गए हों, पर सामाजिक माहौल में विरोध नहीं कर सकते आप। अगर 4 लोग इस मूड से आए हैं कि साबित करना है, पूछेंगे वहां गए थे ना, तो ये क्या बोलेगा, हाँ गया तो था, हो गया साबित, गवाही मिल गई। केपलर की मम्मी के खिलाफ 24 गवाह थे, जबकि उसने कुछ नहीं किया था। 24 गवाह गांव में मिल गए थे, 4 लोग गवाह बन गए। अब सबने तय किया, सारे मूर्ख एक साथ बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई किसी की नहीं है। इन सारे लठैत मूर्खों के बीच में विचार चल रहा है कि इन बच्चों को बचाना है तो इस औरत को मारना होगा, यही डायन है। जादू टोना करती है, काला जादू करती है। काला जादू मतलब जो किसी के अनिष्ट के लिए किया जाता है जादू, और इससे बचने का एक ही उपाय, इसको मार दो। अब गांव के 10-20-50 लोग इकट्ठे होंगे, उसको पकड़ेंगे, उसका बाल खींचेंगे, पेड़ के पास बांधेंगे और मार देंगे। वो संभव नहीं तो घर में आग लगा देंगे, कहीं और जाके मार देंगे। तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी को मार देना, ये तो समाजों में सामान्य बात है। अच्छा, आप ही बताइए, आपने कहा कि भय तो हमने लिया, तर्क नहीं लिया। मान लीजिए कि आप अपने रूम में गए, एक रूम है आपके पास, रूम के अंदर घुसे, कुंडी बंद की, थोड़ा सा दूर आ गए, और अचानक देखा दरवाजा, एक ही दरवाजा है, उस दरवाजे के पास एक सांप बैठा हुआ है। ठीक, वो सांप काटता है या नहीं आपको नहीं पता,
जहरीला है या नहीं आपको नहीं पता, पर वो है यूं, पूरे मूड में लग रहा है। कमरा छोटा सा है और उस कमरे में एक हथियार है, लाठी वाठी कुछ है आपके पास। आप इस समय उससे बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तुम यहाँ क्यों आए हो, गलती से आ गए, दरवाज़ा खोलेंगे कि वो बाहर निकल जाए, या उसको मार देंगे। अभी आप कुछ भी बोल लीजिए, आप दरअसल उसको मारेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि इसको नहीं मारा तो मैं मर जाऊंगा। ये ह्यूमन बीइंग की नहीं, हर बीइंग की फितरत है। जहां लगता है कि मेरे बचने के लिए किसी को मारना जरूरी है, हम सब मार देते हैं। तो गांव के लोग डायन कह के मार रहे हैं, उनके दिमाग में भय तो वही है, एग्जिस्टेंशियल या सर्वाइवल थ्रेट है उनके सामने। उन मूर्खों को पता नहीं है कि एक मच्छर मार रहा है, न कि उस महिला के प्रयास से मर रहे हैं। और रही बात यह कि तर्क क्यों नहीं पहुंचता है, डर क्यों पहुंचता है, क्योंकि डर सबसे पहले पहुंचने वाला इमोशन, मैंने आपसे पहले ही कहा, जो इमोशन हमें सबसे जल्दी प्रभावित करता है वो डर होता है। और इमोशंस की दुनिया का एक उसूल है, लिम्बिक सिस्टम होता है दिमाग के अंदर जो इमोशंस को कंट्रोल करता है। एक सामान्य न्यूरोसाइंस का थोड़ा बेसिक देखेंगे ना कि दिमाग कैसे काम करता है। इमोशंस जैसे ही एलिवेट होते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग के वो वाले हिस्से जो लॉजिकल है काम करना बंद कर देते हैं, पैसिव हो जाते हैं। ये हमारे चाहने से नहीं होता, हमारे दिमाग का मैकेनिज्म काम ही ऐसे करता है। इसलिए आप देखेंगे जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, दिमाग काम नहीं करता, और आप उस गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि बाद में पछताते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। और उस समय दिमाग एकदम काम नहीं करता, क्योंकि ये आपके चाहने की बात नहीं है भाई। दिमाग का मैकेनिज्म ऐसा है कि जब गुस्सा या डर बहुत ज्यादा होगा, या मोहब्बत, इतनी गहरी मोहब्बत हो गई कि आपने कोई ऐसा वायदा कर दिया, बाद में पछता रहे हैं क्या बोल के आ गया। क्योंकि इमोशंस के ओवरलोड की स्थिति में, ओवरफ्लो होने की स्थिति में, जो लॉजिकल पार्ट ऑफ माइंड है उतना एक्टिव नहीं होता है। इसलिए जब किसी गांव में भय होगा, भय का असर ज्यादा होगा, तर्क, लॉजिक, रीजन, रैशनैलिटी का असर कम होगा। ये सामान्य बात है, कोई रेयर बात नहीं है। हर समाज ऐसे ही इवॉल्व हुआ है। ठीक है सर, मेरा सवाल एक व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। हम लोग एक सीरियल देखते थे शक्तिमान, और उसमें क्या होता था कि शक्तिमान पर लोगों का बड़ा अटूट विश्वास था। विशेष तौर पर जो बच्चे होते थे वो इतना भरोसा करते थे कि छलांग लगा देते थे कि शक्तिमान बचाने तो आ ही जाएगा। जैसे बातचीत के दौर में पता चला इन्होंने भी छलांग लगाई थी सर। अच्छा, क्या बात तो है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि क्या इस तरह के सीरियल्स या इस तरह की जो मूवीज होती हैं जिसमें कि जादू टोना या इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, या इन पर अंकुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतलब इसमें दो पक्ष हैं। एक तो अभिव्यक्ति की स्वाधीनता है कि अगर कोई क्रिएटिव स्टोरी लिख रहा है, फिक्शन लिख रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी कहाँ तक जाती है। दूसरा ये कि अगर किसी चीज़ का इम्पैक्ट ऐसा है कि बच्चे छत से छलांग लगा रहे हैं इस भरोसे में कि शक्तिमान आ ही जाएगा, तो अगर एक बच्चा भी उस चक्कर में चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो जिम्मेदारी कौन लेगा उसकी। तो मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है वो तो ये है कि कंट्रोल होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वाधीनता का मतलब मेरी राय में ये नहीं है कि आप कुछ भी दिखाएं। तो यदि कोई फिल्म भूत प्रेत पे है, जादू टोने पे है, या ऐसी चमत्कारी शक्तियों पे है, तो कंट्रोल होना चाहिए। और CBFC जो हमारे देश में है, सेंसर बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, उसको ये अधिकार है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। और उस पर भी दबाव रहता है कि ज़्यादा कंट्रोल करेगा तो लोग बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई है, ये तो तानाशाही है, वो सब हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि कोई भी इनसेंसिटिव टाइप की फिल्म अगर है, किसी भी तरह की, अगर उस समाज के किसी वंचित वर्ग को, महिलाओं को, दलित समाज को, जो LGBT हो सकते हैं, थर्ड जेंडर हो सकता है, जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं वो हो सकते हैं, जो उनका मजाक बना रही है या उनको टॉर्चर करना ठीक बता रही है, तो हमें परमिट नहीं करना चाहिए, उतना हिस्सा हटाना चाहिए। ठीक ऐसे ही जैसे स्मोकिंग का सीन आता है, वहाँ पर लिखते हैं साफ साफ, ठीक वहीं पर लिखते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। भूत प्रेत वाली फिल्मों में कुछ नहीं लिखते हैं। तो या तो ये चीज़ बार बार एक्सप्लिसिटली बताई जाए कि ये सिर्फ कहानी है, ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब ये बात इतनी साफ तरीके से बताई जाए कि बच्चे भी समझ लें कि झूठ है, केवल कहानी है। नहीं तो फिर हाँ, गलत फहमियाँ होंगी। और अगर
2-4 बच्चे भी उस चक्कर में गलती कर बैठे तो उसकी कानूनी जिम्मेदारी आए ना आए, नैतिक जिम्मेदारी तो उस फिल्म लेखक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर पे आएगी ही आएगी। तो मेरे ख्याल से कंट्रोल होना चाहिए। सर जैसा कि आपने अभी बताया कि जहाँ तक भूत प्रेत को महसूस करने वाला मसला है तो लोगों को साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं आज भी भारत में ऐसे बहुत स्थान हैं जहाँ अलग अलग रिलीजन के, हिंदुज़म में जैसे बालाजी हो गया, या फिर बहुत सारी क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज़ हैं पंजाब में हैं और अलग जगह काम कर रही हैं। अब ये एक बाबा बलजिंदर बाबा भी पकड़े गए जिनको पुलिस ने भी पकड़ा है। तो बहुत से लोग इसके असरदार होने का दावा भी करते हैं। तो ये पूरा मसला क्या है? और दूसरा इसी से संबंधित मेरा सवाल है कि कई बार लोग भूत प्रेत को बीमारी समझने के बजाय भूत प्रेतों से काम भी निकलवाना चाह रहे होते हैं, कि जैसे तंत्र मंत्र हो गया, काला जादू हो गया। अच्छा, वो तो काला जादू के सेंस में ना। तो ये सारी चीज़ आज भी है और बार बार हमें देखने को मिलती है। तो इस पे आपके क्या विचार? 2-3 बातें हैं। एक तो ये, एक फिल्म मैंने देखी थी, क्या नाम था, भूतनाथ था, पता नहीं क्या नाम था, अमिताभ बच्चन बनी। हाँ अमिताभ बच्चन, जिसमें बड़ा अच्छा भूत था। तो भूत बुरे क्यों होते हैं? भूत अच्छे भी तो हो सकते हैं। एक तो भूतों का इमेज मेकओवर करने की जरूरत है, भूतों को